नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप यू आर डूइंग वेल और पढ़ाई आपकी बढ़िया से चल रही होगी। क्या डिस्कस कर रहे हैं? करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। डेट है आज की 13 जून 2026 और स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हमारे पहले आर्टिकल की ओर। क्या है हमारा पहला आर्टिकल? हमारा पहला आर्टिकल है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य। फिर से बोलूंगा, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य। देखो, प्रीलिम की पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल है। एनवायरमेंट में यूपीएससी प्रीलिम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछती है। आपने देखे भी होंगे, पिछले वर्षों में भी पूछे हैं और इस वर्षों में भी पूछ सकती है, आने वाले वर्षों में भी। तो यूपीएससी एनवायरमेंट में ऐसे क्वेश्चन पूछती है, आपको आइडिया होना चाहिए। तो टॉपिक क्या हमारा है? टॉपिक है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य। ये एक जगह है, ठीक है, उसी पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है इस वजह से भी, और रामसर स्थल घोषित किया गया है इस वजह से भी न्यूज है। तो ये बहुत ही ज्यादा आर्टिकल काम का है। यूपीएससी की प्रीलिम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा काम का आर्टिकल है। ध्यान से देखो, सबसे पहले भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। भारत का 100वां रामसर स्थल इसे घोषित किया गया है। क्यों न्यूज में है? क्योंकि भारत का 100वां रामसर स्थल इसे घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया है? रामसर स्थल इसे घोषित किया गया है। फिर से बोलो, क्या घोषित किया गया है? रामसर स्थल। कौन सा है? 100वां। यानी कि भारत में कितने हो चुके हैं? 100 रामसर स्थल घोषित हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 100 रामसर स्थल है वो घोषित हो चुके हैं। ये 100वां था, मतलब इससे पहले 99 थे, तो टोटल 100 रामसर स्थल हो चुके हैं। न्यूज में क्यों है? उत्तर प्रदेश के जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य को क्या कर दिया है? 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है, इस वजह से ये न्यूज में है। अब मैं पूरा आपको एक बार फिर से प्रीलिम के लिए काम की इंफॉर्मेशन देख लेता हूं। देखो भाई, ये हमारा पहला पेज था। पहले पेज में पहला आर्टिकल था। पहला का आर्टिकल क्या था? पहला आर्टिकल था हमारा जयप्रकाश नारायण एक स्थल है, उससे रिलेटेड हमारा पहला आर्टिकल था। न्यूज में क्यों है? क्योंकि इसे 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। कहां का? यूपी में। कहां पर स्थित है? यूपी में। कहां पर स्थित है? यूपी में। इस वजह से ये न्यूज में था। तो ये जानकारी आपको प्रीलिम के लिए याद रखनी चाहिए। ये जानकारी आपको प्रीलिम के लिए क्या करना चाहिए? याद रखना चाहिए। जानकारी याद रहेगी, ठीक है सर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई? जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य सुहरताल। इसके इंट्रोडक्शन यानी कि बेसिक, इसके बारे में बात देख लो, बेसिक जानकारी है इसकी, वो देख लो। यह एक प्राकृतिक और बारहमासी ऑक्सबो झील है। अब ये ऑक्सबो झील क्या होती है, पहले इसको देखो। ऑक्सबो झील को देखो जरा, ऑक्सबो झील होती क्या है। अगर आपको ऑक्सबो झील को समझना है तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। ये रिवर आ रही है, ये क्या है भाई? रिवर है। ऐसे रिवर चल रही थी और यहाँ पे क्या हुआ? ये पानी था। देखो पहले रिवर कैसी जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी। धीरे धीरे क्या हुआ? यहाँ पे मिट्टी जमना स्टार्ट हो गई, मिट्टी जमना स्टार्ट हो गई। तो बाकी पानी तो इधर सरक गया, थोड़ा सा पानी है वो इधर रह जाता है, ये पानी इधर रह गया है। अब ये जो पानी इधर रह गया है, इसे कहा जाता है ऑक्सबो लेक कहा जाता है। रिवर इधर शिफ्ट हो गई है, ये जो झील यहाँ पे बच गई, इसे क्या कहा जाता है? इसे ऑक्सबो लेक कहा जाता है। तो ये जो आपका, जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, किसको डिस्कस कर रहे हैं? अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य को। किसको डिस्कस कर रहे हैं? जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये एक क्या है? ऑक्सबो लेक है। क्या है? ऑक्सबो लेक है। बारहमासी यानी कि हमेशा देखने को मिल जाती है। ऑक्सबो झील है। ऑक्सबो झील क्या होती है, इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। वर्ष 1991 में 45 गांवों की जमीन को मिलकर इसे बनाया गया था। काम की नहीं है ये इंफॉर्मेशन। अभी जयप्रकाश नारायण कौन थे? जयप्रकाश नारायण है वो समाजवादी नेता थे। आपने जेपी आंदोलन के बारे में सुना होगा। आपको जेपी आंदोलन याद है? इंदिरा जी के टाइम की बात हो रही है, इंदिरा गांधी के टाइम की। जब इंदिरा गांधी आपातकाल लगा रही थी तो जेपी ने इनका विरोध किया था, तो उनके नाम पर ही ये नाम रखा गया है। एरिया वगैरह कितना है, इतनी जानकारी यूपीएससी नहीं पूछती है, इतनी जानकारी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। महत्व क्या है? एक बात बताओ जरा, किसी स्थल को रामसर स्थल घोषित किया जाता है, किसी स्थल को अगर रामसर स्थल है वो घोषित किया जाता है, रामसर स्थल घोषित किया जाता है, तो इसका क्या महत्व होगा?
क्या महत्व होगा? आप खुद बताओ, जरा सोच के बताओ। ये जो महत्व वगैरह चीजें होती ना, ये कोई पढ़ने वाली, ये रटने वाली चीजें नहीं होती, ये कॉमन सेंस की चीजें हैं। एक बार सोच लो भाई, क्या महत्व हो सकता है? संरक्षित किया जाएगा, जो झील है उसे संरक्षित किया जाएगा, इसके आसपास की वेजिटेशन है उसे संरक्षित किया जाएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखो क्या है, पक्षियों की विविधता का महत्व के अंदर है, बहुत सारे यहाँ पे बर्ड्स वगैरह आते हैं, बहुत सारे यहाँ पे पक्षी आते हैं, इसकी दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और क्या है, और ये मत्स्य पालन, सब ये जो मछली वगैरह होती है उसके लिए जरूरी है। फिशिंग कैट वगैरह, ये यहाँ पे फिशिंग कैट रहती है, इसके लिए जरूरी है। सिंचाई के लिए जरूरी है। तो ये सारी कॉमन है। अब इसको रटने थोड़े बैठोगे कि नहीं यार इसका महत्व क्या है, बता दो जरा। ये तो भाई साहब कॉमन है। क्या है? कॉमन है। तो महत्व कोई आपको रटने वाले टॉपिक नहीं होता है, महत्व को भी रटने नहीं बैठना चाहिए। ये तो आपके कॉमन सेंस की बातें हैं, ये आप कॉमन सेंस रखोगे तो आपको याद हो जाएगी। ठीक है सर, ये सारी चीजें हो चुकी है। अब क्या है भाई, रामसर क्या बला है? हमने अभी जो बात की थी कि इसे भाई रामसर स्थल घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया है? रामसर स्थल। किसे घोषित किया गया है? जयप्रकाश के बारे में बात कर रहे हैं। जयप्रकाश जो बर्ड सेंचुरी थी उसे घोषित किया गया है 100वां रामसर स्थल। लेकिन एक्चुअल में ये रामसर है क्या सर? रामसर क्या है? तो सर मैं आपको रामसर बताता हूं, देखो जरा। रामसर को हम लोग समझते हैं, एक मिनट रुको जरा। ये भाई हमारा प्यारा भारत है। ठीक है सर, ये हमारा पहला भारत है। हम भारत से कहाँ जाते हैं? इधर जाते हैं। ये देश आता है कहाँ पर? ये हमारा शत्रु देश आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान से आगे एक देश है, क्या है? ईरान। ईरान में एक शहर है, उसका नाम क्या है? रामसर। ईरान है ना, ईरान देश, उसमें एक शहर है, एक सिटी है, उस सिटी का नाम क्या है? रामसर। अब यहाँ पे क्या हुआ था, बहुत सारे जो विश्व के देश थे, कई सारे देश हैं, वो आपस में मिलते हैं, आपस में मिलते हैं, यहाँ पे जाके बैठते हैं। बहुत सारे देशों के लोग थे, अलग अलग देशों के लोग थे, वो जाके ईरान में जाके, ईरान में एक जगह है रामसर, वहां पे जाके मिलते हैं, वहां पे बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? ये लोग कहते हैं देखो हमारा जो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट खास करके जल की बात करें, वाटर बॉडीज की बात करें, ये प्रदूषित होती जा रही है। इसे किस प्रकार से संरक्षित रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं? इसके लिए क्या होता है, एक कन्वेंशन होती है। कन्वेंशन मतलब एक समझौता होता है। तो ये जो समझौता किया जाता है, ये कौन से देश में हुआ था? ईरान में। ईरान के कौन से शहर में? रामसर शहर में। उसके बाद में जो भी स्थल होता है, जो भी वाटर बॉडी होती है, जो कि एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, और उसे जब घोषित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ये रामसर स्थल है। समझ में आ गया रामसर स्थल? तो ये रामसर स्थल घोषित किया जाता है। इसका मतलब यही होता है कि भाई रामसर स्थल है क्या। तो यहाँ पे क्या लिखा है सर? यहाँ पे लिखा है कि रामसर आर्द्र भूमि। आर्द्र मतलब क्या होता है? पानी वाली भूमि। वेटलैंड होता है, कोई भी झील हो सकती है, कोई भी रिवर हो सकती है, ये सब क्या होती है? आर्द्र भूमि होती है। जल है, वहां पे थोड़ी मिट्टी है, उसका ही समुच्चय बना हुआ, उसके साथ मिलकर बनी हुई, तो उसे क्या कहा जाता है? वेटलैंड कहा जाता है। तो आर्द्र भूमि के संरक्षण और उसके उपयोग के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, इंटरनेशनल ट्रीटी है। कोई एक देश की ट्रीटी नहीं, बहुत सारे देशों की एक संधि है, इसे इंटरनेशनल ट्रीटी कहा जाता है। स्थापना कब हुई थी? 1971 में। 1971 में ईरान का शहर कौन सा है? रामसर। ईरान का शहर कौन सा है? ईरान का शहर रामसर। रामसर में ये सारे देश आपस में मिले थे, इसलिए इसे रामसर ट्रीटी कहा जाता है। 1975 में ये लागू हुआ था, 1975 में ये लागू हुआ था, भारत और रामसर कन्वेंशन। भारत इसे 1982 1982 से भारत है वो रेटिफाई कर लेती है। रेटिफाई का मतलब होता है भारत कहता है कि हम तुम्हारा पार्ट है, हम भी इसे एक्सेप्ट करेंगे, हम भी इसे मानेंगे। रामसर कन्वेंशन के 3 स्तंभ है। अब ये कोई चीजें ज्यादा कुछ याद नहीं रखनी चाहिए, इतना कुछ है नहीं, बस बेसिक बेसिक बातें आपको थोड़ी थोड़ी याद रखनी चाहिए, ज्यादा डीप में जाने की आवश्यकता है नहीं। एक बार मैं फिर से पूरा आर्टिकल बता देता हूं आपको, फिर से एक बार आर्टिकल देखो। तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं, किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं जय प्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य के बारे में। किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? एक बार मेरे को मिटाने दो ये सारी चीजें, एक बार रुको जरा। ये पता नहीं क्या है, ऐसी हटाती ये ब्लैंक हो जाता है, क्या हो गया? ठीक है चलो, एक बार दूसरे पेज में दिखा देता हूँ। हाँ, किसके बारे में बात कर रहे हैं? जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य के बारे में बात करें। किसके बारे में? जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य के बारे में। न्यूज में क्यों है? क्योंकि इसे 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। क्यों न्यूज में है? क्योंकि इसे 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है, इस वजह से न्यूज में है। कहां पर स्थित है? यूपी में स्थित है। कहां पर स्थित है? यूपी में स्थित है।
ठीक है सर। रामसर स्थल क्या होता है? रामसर संधि कब हुई थी? 1971 में हुई थी। कहां पर हुई थी? ईरान के रामसर शहर में हुई थी। क्यों हुई थी? आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए। क्यों हुई थी? आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए। जो आर्द्र भूमि होती है, वेटलैंड होती है, उसके संरक्षण के लिए हुई थी। और ये भारत का 100वां है वो वेटलैंड घोषित किया गया है। मुझे एक क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में दो। कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन का जवाब दो। 100वां जो रामसर स्थल कौन सा है? 100वां रामसर स्थल कौन सा है? आपका जयप्रकाश नारायण की बात कर रहे हैं। तो मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो। 99 कौन सा था? 99 किसे घोषित किया गया था? और पहला रामसर स्थल कौन सा था? भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा था? भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा था? और 99 कौन सा था? ये दोनों का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दोगे। 99 कौन सा था और पहला कौन सा था? दोनों कमेंट में जवाब दोगे। पहला रामसर स्थल कौन सा था, 99 कौन सा था? कमेंट में जवाब जरूर देना, जरूर देना जवाब। ठीक है, आई एक्सेप्ट, मैं एक्सपेक्ट करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं सभी लोग हैं वो जवाब जरूर दोगे और आपको जवाब देना चाहिए और देना ही पड़ेगा। ठीक है सर, मैं पूछूंगा। ठीक है सर, तो ये हमारा पहला आर्टिकल हो चुका है। अब चलते हैं दूसरे आर्टिकल की ओर। कहां गए भाई दूसरा आर्टिकल? चलो चलते हैं दूसरे आर्टिकल की ओर। दूसरा आर्टिकल हमारा ये रहा है, सरकारी प्रतिभूति, जी-सेक बाजार और एफपीआई निवेश में सुधार। क्या है भाई आर्टिकल? सिंपल भाषा में समझो क्या लिखा है आर्टिकल में। यहां पे आर्टिकल में लिखा है सरकारी प्रतिभूति यानी कि जी-सेक गवर्नमेंट सिक्योरिटी और एफपीआई निवेश में सुधार। मैं आपको पहला थोड़ा सा सिंपल भाषा में समझा देता हूं। पहला है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है? ठीक है, सिक्योरिटी का मतलब सुरक्षा वाली सिक्योरिटी नहीं। गवर्नमेंट है ना, बाजार में जो लोन वगैरह लेती होगी, है ना, लोन तो लेती होगी गवर्नमेंट, बिल्कुल लेती होगी। तो उसके लिए कुछ कागज के टुकड़े होते हैं जो गवर्नमेंट के सिग्नेचर किए होते हैं, मोदी जी सिग्नेचर करके उन्हें लाते हैं। तो वो क्या है? गवर्नमेंट की सुरक्षित, गवर्नमेंट की क्या है? प्रतिभूति है। भाई गवर्नमेंट कहती है कि देखो ये हमारा कागज का टुकड़ा है, इसको खरीद करके, इसको बेच करके तुम कुछ भी करो, ये हमारी गारंटी है। अगर मान लो मेरे पास में क्या है, ये एक रिमोट है, मैं कहता हूं इस रिमोट को तुम लेके जाओ, तो मुझे 100 रुपए दे दो, ये रिमोट लेके जाओ। अगर ये कोई रिमोट तुम्हारा न ले या तुम्हारे काम ना आए, तुम रिमोट मुझे वापस दे देना, मैं तुम्हें 100 रुपए वापस दे दूंगा। यानी कि गवर्नमेंट गारंटी देती है। क्या करती? गवर्नमेंट गारंटी देती है कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, तुम मेरी गारंटी से इस सिक्योरिटी को लेके जाओ। तो ये होती है गवर्नमेंट की सिक्योरिटी। इसे गवर्नमेंट प्रतिभूति, सरकारी प्रतिभूति भी कहा जाता है। आगे वर्ड लिखा है एफपीआई। अब ये एफपीआई क्या होता है इसको भी समझो। एक होता है आपका भाई साहब एफडीआई, एक होता है हमारा एफडीआई, एक होता है हमारा एफपीआई। इन दोनों में क्या अंतर है समझो जरा। बात करें अगर एफडीआई के बारे में, एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या होता है भाई बताओ एक बार, क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसे एफडीआई कहते हैं हम लोग। दूसरा होता है एफपीआई, मैंने पहले बता रखा है आपको, याद होगा ना। हाँ, तो दूसरा होता है आपका एफपीआई। अब ये एफपीआई क्या होता है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पहले बात करते हैं एफडीआई के बारे में। तो अभी देखो कोई विदेशी है, मान लेते हैं कि भाई ट्रंप चाचा है। अब ट्रंप चाचा क्या चाहते हैं? ट्रंप चाचा चाहते हैं कि मैं भारत में जाके क्या करूं? इन्वेस्ट करूं, निवेश करूं। ट्रंप चाचा चाहते हैं कि मैं भारत में जाके क्या करूं? निवेश करूं। ठीक है भाई, कीजिए। अब ट्रंप का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि भारत में मैं लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करूं, लंबे समय के लिए निवेश करूं और वहां से मेरे को क्या मिले? प्रॉफिट मिले। एक दो दिन के लिए नहीं, 1 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, लंबे समय के लिए ट्रंप है वो भारत में क्या चाहते हैं? निवेश करना चाहते हैं। तो कोई लंबे समय तक विदेश का कोई व्यक्ति भारत में लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसे करता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे एफडीआई कहा जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है। दूसरा भाई साहब है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब देखो ट्रंप भाई साहब के माइंड में आ गई कि मैं लंबे समय तक तो कहीं जा नहीं सकता, ट्रंप लंबे समय तक किसी का नहीं हो सकता है, दोगला इंसान है, तो वो तो क्या मूड स्विंग आते हैं उनको, कभी इधर उधर होता रहता है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब है कोई विदेशी व्यक्ति है वो भारत में है, भारत या किसी भी देश में, ठीक है, भारत में अगर शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़े समय के लिए इन्वेस्ट करता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे एफपीआई कहा जाता है। तो एक है आपका एफडीआई, एक है आपका एफपीआई, दोनों में अंतर पता चल गया।
एक कौन सा है एफडीआई, दूसरा कौन सा एफपीआई। समझ में आ गया? ठीक है भाई साहब। एफपीआई होता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कैसा होता है, कम समय के लिए होता है, और एफडीआई होता है वो लंबे समय के लिए होता है। अगर मैं देश की बात करूं, देश की, भारत की बात करूं भाई भारत के लिए कौन सा फायदेमंद है, तो भारत के लिए एफडीआई है वो फायदेमंद है। अगर हमारे देश में एफडीआई ज्यादा आती है, विदेशी लोग हमारे देश में निवेश करते हैं, लंबे समय के लिए निवेश करते हैं, तो ये देश के लिए फायदेमंद है। तो ये देश के लिए कैसा है, ये देश के लिए फायदेमंद माना जाता है। ये थोड़ा कम फायदेमंद होता है क्योंकि ये थोड़े समय के लिए आता है तो अनिश्चितता फैला के चला जाता है, इसलिए ये थोड़ा कम फायदेमंद होता है। तो ये एफडीआई और एफपीआई दोनों में आपको अंतर पता होना चाहिए। अभी क्या हुआ है, अभी सरकार ने ना अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटी और ये जो एफपीआई इसके नियमों में कुछ सुधार किया है। एग्जैक्टली क्या सुधार किया है ये कुछ ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। ये तो वैसे इकोनॉमी जब पढ़ेंगे तो उसमें कवर हो ही जाती है, तो छोटी मोटी चीजों को ट्रैक करने नहीं बैठना है। ठीक है सर, ये हमारा दूसरा आर्टिकल हो चुका है। अब चलते हैं तीसरे आर्टिकल की ओर। तीसरा क्या है भाई, कोडाईकलाम, क्या है, कोडाईकनाल सौर वेधशाला के बारे में, ऑब्जर्वेटरी के बारे में। को नाम क्या है, कोडाईकनाल सौर वेधशाला, कोडाईकनाल सौर वेधशाला। मेरे पीछे पीछे बोलो, क्या नाम है, कोडाईकनाल सौर वेधशाला। क्या नाम है, कोडाईकनाल सौर वेधशाला। क्या नाम है, कोडाईकनाल सौर वेधशाला। ठीक है सर, नाम याद हो गया मैं। अब देखो, कोडाईकनाल सौर वेधशाला के अध्ययन से पता चलता है कि सुपर ग्रेनेशनल और सोलर साइकिल के अनुसार बदलते हैं, जिससे भविष्य में सौर चक्रों का अनुमान लगाने में मदद मिलेगी। यानी कि इन्होंने कहा है सुपर ग्रेनुलेशन और ये जो सौर चक्र होते हैं ये इसके अकॉर्डिंग बदलते हैं। हालांकि न्यूज कोई खास कुछ काम की है नहीं, हमारे लिए काम का क्या है, हमारे लिए कोडाईकनाल सौर वेधशाला है, इसकी लोकेशन काम की बात। ये जो लोकेशन है ना, ये एक बार देख लो, ज्यादा न्यूज व्यूज तो इतनी याद कहाँ रहती है, ठीक है, बट इसकी जो लोकेशन है वो लोकेशन हमारे लिए काम की है। कोडाईकनाल की बात करें तो ये कहाँ, कब स्थापना हुई थी, 1899 में इसकी स्थापना होती है। क्यों की गई थी, सूर्य द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल में गर्म करने, यानी कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए। सूर्य है वो पृथ्वी को क्यों गर्म कर रहा है ना, क्या उसका असर पड़ रहा है, इन सब चीजों को देखने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। कहां पर है, ये तमिलनाडु में है। कहां पर है, तमिलनाडु में है। कहां पर है, तमिलनाडु। बस ये चीजें कुछ बेसिक आइडिया होना चाहिए कोडाईकनाल सौर वेधशाला के बारे में, ये आइडिया आपको होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं हमारे अगले आर्टिकल की ओर। अगला हमारा आर्टिकल है E85 ईंधन। क्या है भाई, E85 ईंधन। क्या है आर्टिकल, E85 फ्यूल के बारे में है। भाई देखो जरा क्या है, एक बार आर्टिकल पढ़ो सभी लोग। E85 फ्यूल क्या होता है सर, देखो सभी लोग देखो E85 फ्यूल के बारे में बात करते हैं। क्या है ये फ्यूल, तो देखो E85 फ्यूल। अब इसके बारे में बात करें, हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने E85 फ्यूल को लॉन्च किया है। हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। होता क्या है, E85 ईंधन की बात करें तो एक मिश्रण ईंधन है जिसमें 80 से 85% एथेनॉल और 15 से 20% क्या होता है, पेट्रोल होता है। मतलब क्या होता है, एक फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के लिए, फ्लेक्स फ्यूल वाहन क्या होते हैं, उनके लिए बनाया गया है। तो फ्लेक्स फ्यूल वाहन क्या होते हैं, फ्लेक्स फ्यूल वाहन ऐसे वाहन होते हैं जिसमें E20 यानी कि 100% एथेनॉल की जगह 80% तक आप ये मिश्रण से काम चला सकते हो। 85 का उपयोग करने से प्रदूषण वगैरह कम हो जाएगा, कच्चे तेल के जो आयात है वो कम हो जाएगा। फ्लेक्स फ्यूल वाहन से ऐसे वाहन होते हैं जो ईंधन के विभिन्न एथेनॉल पेट्रोल के मिश्रण से चल सकते हैं, ईंधन इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर से समझाता हूं, पूरे आर्टिकल को समझो जरा, समझाता हूं इसका उदाहरण देख के। ये क्या है, मान लेते हैं कि भाई एक गाड़ी है ना, गाड़ी है, गाड़ी में मान लेते हैं कि पहले एक नॉर्मल गाड़ी थी जो पूरी की पूरी पेट्रोल से चलती थी या डीजल से चलती थी। ठीक है, पेट्रोल या डीजल से चलती थी। 100% इसमें पानी भरोगे, डीजल या पेट्रोल भरोगे तभी ये गाड़ी चलेगी। अब क्या किया है, गवर्नमेंट कुछ सुधार कर रही है। गवर्नमेंट ने पहले क्या किया, ये जो गाड़ी थी इसमें अगर मान लो कि 1 लीटर पेट्रोल आता है, इसमें एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 100 लीटर पेट्रोल आता है इस गाड़ी में। तो गवर्नमेंट ने बोला कि 100 लीटर की जगह आप 80 लीटर पेट्रोल का यूज करो, 20 लीटर इसकी जगह क्या यूज करो, एथेनॉल का उपयोग करो। ये 80-20 का रूल था। फिर से सुनो, गवर्नमेंट एक नियम लेके आती है, इस नियम को कहा जाता है
80-20 का नियम। क्या नियम था? 80-20। 80 का मतलब होता है 80%। तो भाई गवर्नमेंट ने बोला कोई गाड़ी है उसमें 80% तो आप पेट्रोल यूज करो, 80% क्या करो? पेट्रोल यूज करो, 20% आप क्या कर लो? एथेनॉल यूज कर लो। एथेनॉल क्या होता है? गन्ने से निकाला जाता है, ये गन्ना वगैरह होता है ना, उससे निकाला जाता है। 20% गन्ने के जो रस वगैरह होता है, एग्जैक्टली गन्ने का जूस नहीं होता है, एथेनॉल बोला जाता है, वो यूज करो। और 80% आप क्या करो? 80% आप पेट्रोल को यूज करो। इसे 80-20 का रूल कहा जाता है। ये पहले ऐसा कॉन्सेप्ट था, ठीक है सर। अब इससे क्या होता था? गाड़ी के इंजन वगैरह खराब होने लग गए थे। कई सारे आपने केसेस देखे होंगे जहाँ गाड़ी के इंजन वगैरह खराब हो रहे थे, कई सारे केस हमारे सामने आने लगे थे। फिर क्या हुआ? सरकार ने कंपनियों को बोला आप क्या करो, आप कुछ चेंजेस करो, नियम कुछ चेंजेस करो, अच्छी गाड़ियां लेके आओ जो क्या चल सके, जो ईंधन वगैरह से चल सके, जो एथेनॉल से चल सके। अब ने सरकार ने क्या किया है? अब नया नियम लेके आई जो है 85% का नियम है। अब 85% का नियम क्या है? जहां पहले 80% क्या था? पेट्रोल था, 20% क्या था? एथेनॉल था। सरकार ने बोला नहीं, अब हम 80 से 85% हमारा एथेनॉल होगा, केवल 15% हम पेट्रोल को यूज करेंगे, यानी एथेनॉल अब ज्यादा उपयोग करेंगे। तो सरकार ने कहा ऐसी गाड़ी बनाओ, फ्लेक्स फ्यूल वाली गाड़ी बनाओ, ऐसी गाड़ी बनाओ जो क्या चल सके, जो एथेनॉल से भी चल सके, उसका इंजन ऐसा हो, अगर आप उसमें एथेनॉल डालो तो भी इंजन खराब ना हो, इस प्रकार का आप इंजन बनाओ। मैंने ये गाड़ी बनाई, इसमें क्या किया है मैंने? इसमें मैंने ऐसा इंजन बनाया है, अब इस इंजन से मैं एथेनॉल से भी गाड़ी चला सकता हूं, ठीक है। अगर मेरे पास 15 लीटर अगर 15% अगर पेट्रोल है और 85% एथेनॉल है तो भी गाड़ी चल सकती है, खराब नहीं हो सकती है। ऐसी गाड़ी को फ्लेक्स फ्यूल वाहन कहा जाता है और सरकार ने ये 85% का नियम था। तो ये हमारा आर्टिकल था 85% आर्टिकल। 80-20 का पूछे, 80-20 का पूछे, यानी कि 80% पेट्रोल और 20% क्या था आपका? 20% आपके एथेनॉल की बात हो रही थी, और 85% यानी कि 85% एथेनॉल की बात हो रही है, 15% पेट्रोल की बात हो रही है, ठीक है सर। ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। अगला हमारा आर्टिकल है FCNR खाते, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट। फिर से बोलो क्या है? FCNR बैंक अकाउंट। क्या है? FCNR बैंक अकाउंट। FCNR बैंक अकाउंट। F का मतलब होता है फॉरेन, F का मतलब क्या होता है? फॉरेन। C का मतलब होता है करेंसी, N का मतलब होता है नॉन रेजिडेंट, और नॉन, और R का मतलब होता है रेजिडेंट। यानी कि जो विदेशी लोग हैं, ठीक है, भारत के नहीं है, विदेशी है, उनके पास में विदेशी रुपया है, और वे जो भारत के नहीं है, विदेशी निवासी है, विदेशों के नागरिक के, भारत के नहीं है, उनके पास में विदेशी करेंसी होगी, है ना, विदेशी करेंसी होगी, उनके लिए जो बैंक अकाउंट बनाई जाएंगी उनको FCNR कहा जाएगा। फिर से सुनो, FCNR क्या होता है भाई साहब? ठीक है, समझाता हूं मैं उदाहरण से। ये कौन है भाई? विदेश का एक कोई व्यक्ति है, भारत का हो सकता है, विदेश में रह रहा हो, ऐसा कुछ भी हो, नागरिक की बात नहीं हो रही, व्यक्ति की बात हो रही है। अब कोई विदेश का व्यक्ति है, भारत में अभी आया है, भारत में रह रहा है, इसके पास में पैसे पड़े हैं। पैसे कैसे हैं? डॉलर में पैसे पड़े इसके पास में, डॉलर में रुपया पड़े, डॉलर में रुपया नहीं है, इसके बाद जो पैसे हैं डॉलर में पड़े, जो भी करेंसी है वो करेंसी है डॉलर, यानी कि विदेशी करेंसी है। अब वो किसी ना किसी बैंक में रखना चाहता है तो वो बैंक खाता खुलवाएगा। क्या खुलवाएगा? बैंक खाता। तो ऐसे बैंक खातों को क्या बोला जाएगा? ऐसे बैंक खातों को FCNR बैंक अकाउंट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? FCNR। क्या बोला जाएगा बेटा? ध्यान से, FCNR बैंक अकाउंट बोला जाएगा, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट बोला जाएगा। क्यों भाई? न्यूज में RBI ने घोषणा की है कि 2026 तक 3 से 5 वर्षों की अवधि वाले जो FCNR जमा खाते की पूरी तरह से हेजिंग लागत है वो क्या करी जाएगी? अधिकृत डीलरों के वह है वो वहन करेंगे। इस कदम का उद्देश्य भारत में बैंकिंग प्रणाली है वो मजबूत करना है। हालांकि इतना कुछ खास है नहीं, लेकिन सिंपल भाषा में कहे तो RBI ने कहा है कि ये जो आपके FCNR अकाउंट होते हैं, इसमें क्या होते हैं? फंड वगैरह होते हैं, तो वो कौन मैनेज करेगा? वो फंड को लागत कौन करेगा? तो जो डीलर होते हैं, डीलर जो खाते वाते खुलवा देते हैं, तो उनको भुगतना पड़ेगा। ये काम के नहीं है, हमारे लिए काम की जानकारी है। FCNR खाते क्या होते हैं? FCNR का मतलब होता है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट। ये एक प्रकार की FD होती है। FD मतलब होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। आपने एक बार पैसे जमा करवा दिए, आपको ब्याज मिलता रहेगा, जब तक आप नहीं निकालते ब्याज मिलता रहेगा और पैसे जुड़ते रहेंगे।
FCNR भी क्या है, एक प्रकार की फिक्स डिपॉजिट है। जो अनिवासी भारतीय, जो भारत के नहीं हैं लेकिन भारत से बाहर रह रहे हैं, मतलब भारत के, हो सकता है माता पिता दादा दादी में से कोई भारत के हो, अभी भारत के बाहर रह रहे हो, कोई NRI हो सकता है लेकिन अब भी भारत में नहीं है, अभी भारत में वो नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए होते हैं। इनमें NRI अपनी राशि है तो भारत के खातों में जमा करवा सकते हैं। जो विदेशी पैसे होते हैं वो भारत के खातों में जमा करवा सकते हैं। कौन कौन सी होती है? अमेरिका डॉलर होता है, पाउंड, यूरो, जापान येन, ये सारी चीजें आप है वो जमा करवा सकते हो। समझ में आया? नहीं आया? फिर से समझाता हूं। देखो, एक हमारा जो आर्टिकल है वो FCNR बैंक अकाउंट के बारे में है। किसके बारे में है? FCNR बैंक अकाउंट के बारे में। क्या होता है भाई साहब ये FCNR बैंक अकाउंट? तो जो विदेशों में भारत के लोग रह रहे हैं, भारत के लोग हैं, मतलब पहले माता पिता वगैरह भारत के थे, बाहर रह रहे हैं, या फिर कोई भारत का ही है लेकिन रह अभी भारत के बाहर रह रहा है। अब उसको क्या करना है? डॉलर में जो पैसे हैं, पाउंड में जो पैसे मिल रहे हैं, वो भारत में जमा करवाने हैं, भारत की किसी बैंक में जमा करवाने हैं। तो जो जमा करवाएगा तो उसे एक खाता खुलवाना पड़ेगा। उस खाते को क्या कहा जा रहा है? उस खाते को FCNR बैंक अकाउंट ही कहा जा रहा है। बस सिंपल सी बात है। जैसे आपके खाते को सेविंग वगैरह बोला जाता है, इनमें भी सेविंग वगैरह होता है लेकिन उसके अकाउंट को FCNR बैंक अकाउंट बोला जाता है। बस इतनी सी बात है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? मौद्रिक नीति समिति के बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? एक साथ ही पढ़ेंगे। जब हम इकोनॉमी डिस्कस करते हैं तब इसको कंप्लीटली डिस्कस कर लेते हैं। बार बार ये देखो, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आती है, ऐसी छोटी छोटी जो न्यूज आएगी वो बार बार पढ़ने नहीं बैठूंगा मैं, और आपको भी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब हम इकोनॉमी डिस्कस करते हैं तो एक बार मैंने परफेक्ट तरीके से पढ़ लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, क्यों बनाई गई थी, कब इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, इसके चेयरमैन कौन होते हैं, इसके मेंबर कौन होते हैं, इसका काम क्या होता है, किस तरीके से काम करती क्या है, रोल क्या होता है, ये सारी चीज एक बार में बैठ के डिस्कस करके खत्म कर देंगे। बार बार इनको ट्रैक करने नहीं बैठेंगे। इसकी मीटिंग होती रहती है, ये चीजें ट्रैक करने नहीं बैठना, ये डेली का काम धंधा होता है, नहीं करना चाहिए। ओके सर, नेक्स्ट चलो। नेक्स्ट आपका है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स के बारे में। अब भाई मैं तो नहीं पढ़ने बैठूंगा इसको, आप पढ़ लेना। क्यों नहीं पढ़ूंगा भाई? ऐसे हजारों इंडेक्स आते हैं, मुझे ये सारे इंडेक्स याद नहीं रहते हैं ना। पंचायत इंडेक्स क्या है, ये इंडेक्स क्या है, वो इंडेक्स क्या है, मुझसे ना तो कभी याद हुए थे ना मैंने कभी याद किए थे। और आपसे होता है तो कर लो, नहीं होता तो गोली मारो। और मेरे से नहीं हुआ तो इसलिए मेरा सिलेक्शन भी नहीं हुआ है, तो पढ़ लो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। बट मेरे से नहीं होते हैं तो मैं इतनी सारी चीजों को नहीं भी याद रखता। अगर आपसे रहता है तो पढ़ा है, पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ने वाला। आगे बात करते हैं अभिलाषा बायोफ्यूल के बारे में। ये थोड़ा काम का आर्टिकल है ना, ऐसे जो बायोफ्यूल हो, साइंस एंड टेक के आर्टिकल हो, ठीक है, वो थोड़े याद रखने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। और साइंस एंड टेक वगैरह है वो एनवायरमेंट है, वो डायरेक्ट आती ही करंट अफेयर से ही है। तो क्या है ये अभिलाषा बायोफ्यूल क्या है? अभिलाषा बायोफ्यूल क्या है भाई? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि साइंस और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ने एक अभिलाषा बायोफ्यूल है कि वाणिज्य स्तर पर उत्पादन हेतु एक परियोजना को समर्थन दिया है। अभिलाषा बायोफ्यूल क्या होता है? अभिलाषा बायोफ्यूल एक सेकेंड जनरेशन का बायोफ्यूल है। ये डीजल के समान होता है, जैव ईंधन और नवीनीकरणीय ईंधन का विकल्प हो सकता है। सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल क्या होता है? सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल की बात करें तो सेकेंड जनरेशन में इसमें खाद्य फसल नहीं होती, बल्कि क्या होता है, अपशिष्ट से बनाए जाते हैं, जैसे कि क्रॉप की अपशिष्ट होती है, पराली होती है, गन्ने की खोई होती है, इन सब से ये बनाया जाता है। मैं समझाता हूं फिर से, इसको छोड़ो भाई। क्या आर्टिकल हमारा है? अभिलाषा बायोफ्यूल। क्या आर्टिकल हमारा है? अभिलाषा बायोफ्यूल। क्या आर्टिकल हमारा? अभिलाषा बायोफ्यूल। तो अब ये क्या होता है अभिलाषा बायोफ्यूल? सबसे पहले समझो बायोफ्यूल क्या होता है। बायोफ्यूल, बायो का मतलब होता है जैव, बायो का मतलब जीवित हुआ ना, तो बायो का मतलब होता है जीव, फ्यूल का मतलब क्या होता है, ईंधन। तो जीवों का ईंधन, जीवों से बना गया ईंधन। तो बायोफ्यूल तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ कि बायो को मतलब जीव, फ्यूल का मतलब होता है ईंधन, तो जीवों से बनाया गया ईंधन यानी कि बायोफ्यूल हो गया है। डन। अब यहाँ पे बात हो रही है अभिलाषा बायोफ्यूल की। अब ये अभिलाषा बायोफ्यूल ये क्या अलग है भाई, ये क्या करेगा? तो ये एक प्रकार का सेकंड जनरेशन का है। सेकंड जनरेशन का मतलब भाई एक दादा है तो दादे का बाप मतलब दादाजी, दादाजी के बाद में पिताजी होता, ये वो ना सेकंड जनरेशन। तो इसे सेकंड जनरेशन क्यों कहा जाता है? यहाँ पे क्या लिखा है?
सेकंड जनरेशन का जैव ईंधन है। सेकंड जनरेशन का मतलब क्या होता है भाई साहब? एक होती है, मान लो एग्जांपल के लिए मेरे पास में क्या है, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि मेरे पास में जूस है। किसका जूस है? मान लेते हैं गन्ने का जूस या एप्पल का जूस है। मैंने एप्पल ली, उसका जूस बनाया, पी लिया है। डायरेक्ट मैं एप्पल के जूस को पी रहा हूँ, डायरेक्ट कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट एज इट इज एप्पल है, मैंगो है, उसके जूस को मैं पी रहा हूँ। दूसरा कोई विकल्प नहीं है मेरे पास में। तो ये क्या हुआ है? ये फर्स्ट जनरेशन फ्यूल है। मेरे को मिल रहा है डायरेक्ट रोटी, डायरेक्ट जूस मिल रहा है, मेरी एनर्जी के लिए डायरेक्ट मेरे को जूस मिल रहा है, बॉडी के लिए डायरेक्ट मेरे को जूस मिल रहा है। वो फर्स्ट जनरेशन का फ्यूल है मेरे लिए। फर्स्ट जनरेशन का मतलब होता है पहली पीढ़ी। पहली पीढ़ी मतलब सीधे फलों से मिल रहा है, सीधे पेड़ से मिल रहा है। जैसे कि मान लेते हैं एथेनॉल है, डायरेक्ट गन्ने से निकाल रहे हो, तो वो फर्स्ट जनरेशन का हो जाएगा। सेकंड तक आई नहीं, आपने डायरेक्ट उसी को काट के बना दिया, तो ये फर्स्ट जनरेशन का फ्यूल हो गया है। सेकंड जनरेशन का मतलब होता है सर, जो भी आपकी, जैसे मान लेते हैं चावल वगैरह की खेती करते हो, उसे काट लेते हो, चावल वगैरह ले लेते हो, उसके पीछे जो बच जाते हैं, उसके जो पीछे जो भी चीजें बच जाती है, ठीक है, पराली वगैरह जो बच जाती है, जो कचरा वगैरह जो भी बच जाता है ना, खेत में नहीं होते आप कचरा वगैरह बाद में जलाते रहते हैं उनको, वो जो बच जाता है, अपशिष्ट जो भी बच जाता है, उस अपशिष्ट से क्या किया जाता है? उस अपशिष्ट से भाई फ्यूल बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? फ्यूल बनाया जा रहा है। तो इसे क्या कहा जा रहा है? इसे सेकंड जनरेशन का बायोफ्यूल कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? इसे सेकंड जनरेशन का बायोफ्यूल है वो कहा जा रहा है। नाम है इसका अभिलाषा बायोफ्यूल। याद रहेगा? बिल्कुल रहेगा। विशेषता क्या है? ड्रॉप इन फ्यूल है, मौजूदा ढांचे के साथ उपयोग हो सकता है, पर्यावरण के अनुकूल है, बहुत ज्यादा अच्छा फ्यूल है, बहुत मजेदार फ्यूल है। ओके सर, समझ में गई। नेक्स्ट हमारा है क्लोरो रेम, क्या है? क्लोरो रेम फेमिनिकोल नाइट्रो फ्यूरॉन्स। पूरा आर्टिकल एक बार पढ़ो, नाम ही पढ़ नहीं जा रहा है, बोला आर्टिकल पढ़ेंगे, ये नाम ही याद नहीं होगा। क्या है भाई साहब? क्लोरो रेम फेमिनिकोल। फिर से बोलो, क्लोरे रेम फेमिनिकोल, क्लोरेम फेमिनिकोल नाइट्रोफ्यूरंस, क्लोरेन फेमिनिकोल नाइट्रोफ्यूनॉस, क्लोरो फेमिनिकोल, कुछ भी करो, ये याद करो, क्लोरोफेमिनिकोल है, नाइट्रोफ्यूनस है, ऐसा एक नाम लिखा गया है। खबर में क्यों है? भारत में झींगा के निर्यात को अमेरिका, यूरोप वगैरह है, वहां पे क्या कर रहे हैं? बैन किया जा रहा है, रिजेक्ट किया जा रहा है। इसके चलते है वो झींगों में ये जो है ना, ये बीमारी देखने जाती है। समझो जरा क्या न्यूज है। अभी यहाँ पे क्या देखा है? क्लोरो रैमफेमिनिकोल नाइट्रोफ्यूरॉन्स, क्लोरो रैमफेमिनिकोल नाइट्रोफ्यूरॉन्स। क्या हुआ है भाई साहब? भारत के जो झींगे होते हैं, है ना, भारत के जो झींगे वगैरह होते हैं, अब झींगे कहाँ जाते हैं? झींगों का क्या होता है? एक्सपोर्ट होता है भाई साहब। देखो, झींगों को भी एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है। झींगों का होता है एक्सपोर्ट। तो ये झींगा कहाँ जाते हैं? यूरोप में जाते हैं, जापान में जाते हैं। लेकिन वो लोग उसे क्या कर रहे हैं? झींगों को अपना नहीं रहे झींगे वहां भेज रहे हैं, वो लोग मना कर रहे कि हम तुम्हारे झींगों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। भाई साहब, क्यों एक्सेप्ट नहीं करोगे? ऐसी हमारी झींगों में क्या कमी रह गई है? ऐसी हमारी बेटी में क्या कमी रह गई है जो तुम हमारी बेटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं? तो ये कहते हैं कि तुम्हारी बेटी खराब है या तुम्हारा बेटा है वो खराब है, इस वजह से तुम्हारी बेटे को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सेम ये कह रहे हैं कि तुम्हारे झींगों में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? जापान वगैरह वालों का कहना है कि तुम्हारे झींगों में एक बीमारी है। बीमारी कौन सी है? क्लोरोरेमनिफोल, ये जो भी नाम लिखा है यहाँ पे, ये दो बीमारी पाई जा रही है तुम्हारे झींगों में। क्या है? ये दो बीमारी पाई जा रही है, इस वजह से तुम्हारे झींगों को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यानी कि अस्वीकार कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। अब क्लोरोरेमनिफोल क्या होता है? ये एक एंटीबायोटिक दवा है। इसका उपयोग बैक्टीरिया जनित संक्रमण का उपचार करने के लिए किया जाता है। ये मनुष्य को प्लास्टिक एनीमिया जैसी गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। इसका दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा हो सकते हैं। मतलब देखो क्या होता है, ये जो जापान में झींगे वगैरह भेजे जाते हैं, तो जापान वगैरह वालों ने कहा है तुम्हारे झींगों में क्या होता है? क्लोरोफेमिनिकोल होता है। जो भी ये क्लोरोफेमिनिकोल होता है, इसकी वजह से क्या होता है? क्लोरोफेमिनिकोल की वजह से क्या होता है? हम अगर झींगों को खाएंगे, है ना, झींगों का उपयोग करेंगे, तो हम भी क्या हो जाएंगे? बीमार पड़ जाएंगे। हमारे अंदर भी क्या हो जाएगा? संक्रमण हो जाएगा। प्लास्टिक एनीमिया का कारण बन सकता है। हम बीमार पड़ सकते हैं, हम मर सकते हैं, खाकर के मर सकते हैं, तो हम खाएंगे नहीं। तो भाई ये क्लोरोफेमिनिकोल ये होता क्या है एक्चुअल में? ये क्या है? तो ये एक एंटीबायोटिक है, ये एक दवाई है। ये खुद है ना क्लोरोरेमनिफोल, जो भी ये दवाई है, ये दवाई है वो बैक्टीरिया जनित रोगों को रोकने के लिए किया जाता है, और झींगों में इसका प्रेजेंस देखा जाता है। इस वजह से क्लोरोरेमनिफोल को बैन किया जा रहा है।
अगर समझ में नहीं आया तो लास्ट बार फिर से बोल रहा हूँ, झींगों का एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये जो यूरोप वगैरह है, जापान वगैरह है, इन्होंने विरोध किया है कि भाई साहब तुम्हारे झींगों को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों एक्सेप्ट नहीं करोगे? कि तुम्हारे झींगों में क्या पाया जाता है, क्लोरोरेमनिफॉल जो ये होता है और नाइट्रोफ्यूरंस पाया जाता है। तो भाई क्या हो गया, ये पाया जा रहा है। तो देखो क्लोरोरेमनिफॉल है, उन्होंने कहा जो भी ये होता है ये एक दवाई होती है, एंटीबायोटिक होती है, और ये अगर झींगों में पाई जाती है, हम झींगों को खाएंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं, हम मर सकते हैं। दूसरा होता है नाइट्रोफ्यूरंस। ये क्या होता है नाइट्रोफ्यूरंस? नाइट्रोफ्यूरंस क्या है? ये भी एक एंटीबायोटिक दवाई का समूह है, खुद एक दवाई नहीं है, बहुत बड़ा समूह है। एक होता है स्टूडेंट, एक होता है स्टूडेंट्स, एस लग गया तो उसी प्रकार का ये क्या है, एस लगा हुआ है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स है। इसी प्रकार का ये एंटीबायोटिक दवाई का क्या है, समूह है। और ये क्या होता है, इसे भी खाने से कई सारी समस्या हो सकती है, इस वजह से झींगों में ये पाया जाता है तो बीमार है। तो आपको ये नाइट्रोफ्यूरंस क्या होता है ये पता होना चाहिए, ठीक है। क्लोरोफ्यूरंस क्या होता है ये पता होना चाहिए, और अभी थोड़ी बेसिक जानकारी है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। ये हमारा आर्टिकल था। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है ओजो सागर के बारे में। अब ये बहुत काम का आर्टिकल है। प्लेस इन न्यूज, जो भी एरिया होता है न्यूज में होता है, यूपीएससी के लिए वो क्या हो जाता है, फेवरेट टॉपिक हो जाता है। तो जरा देखो क्या हमारा आर्टिकल है, ओजो सागर के बारे में। सी ऑफ क्या है, ओजो। सबसे पहले मैं आपको इसकी लोकेशन दिखाता हूं, देखो जरा लोकेशन इसकी। ये रहा आपका ओजो सी, कहां पर है, ओजो सी। ये आपका रसिया है, ठीक है सर, रसिया देखा आपने। यहां पर देखो यूक्रेन, इन दोनों के बीच में युद्ध चला रहता है। रसिया अटैक करता है यूक्रेन पे, यूक्रेन अटैक करता है रसिया पे, इन दोनों के बीच में युद्ध चलता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सी ऑफ ओजोव है, क्या है, सी ऑफ ओजोव है। ये आपका नीचे क्या है, ये ब्लैक सी है, काला सागर है। तो ये लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। आगे और देख लो भाई साहब, ये आपका है ब्लैक सी, ये स्टेट ऑफ कर्च है, ठीक है, कर्च की जल संधि है। ये आपका ब्लैक सागर है, ब्लैक सागर से कैसे जाओगे, स्टेट ऑफ कर्च में जाओगे, स्टेट ऑफ कर्च से कहां चले जाओगे, सी ऑफ ओजो में चले जाओगे। ये क्या है आपका रसिया है, यूरोप यहां से स्टार्ट हो जाता है, ऊपर क्या हो जाता है, ये टैंग्रोव गल्फ है, एक खाड़ी बनी हुई है, डॉन रिवर यहाँ पे आ रही है, ठीक है। ये कुछ जगह दे रखी है, देखो यूक्रेन की कुछ जगह दे रखी है, मारियापोल है, बंद्रयाक्स है, गेंसी चेक है। ये थोड़ी बहुत आइडिया होना चाहिए, बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं ना, तो थोड़ा आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। यूक्रेन की कुछ जगह है जो न्यूज में रहती है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है इनसे। तो एक बार देख लेते हैं पूरा, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कहाँ रहा, ठीक है, ये तो न्यूज हमारे लिए काम की नहीं है, हमारे लिए काम की जानकारी। स्थान ओजो सागर कहाँ पर है, ओजो सागर यूरोप में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, पूर्वी यूरोप में स्थित है। पूर्व में रसिया और उत्तर में, उत्तर पश्चिमी यूक्रेन के पास में स्थित है। इसके पश्चिम में क्रीमिया प्रायद्वीप स्थित है। इसके जो वेस्ट में बात करोगे ना, ये पश्चिम की बात कर रहा है। पश्चिम कहाँ है भाई साहब, ये रहा इसका वेस्ट में, वेस्ट में ये आपका है क्रीमिया पेनिनसुला है, क्रीमिया प्रायद्वीप इसके पश्चिम में पाया जाता है। तो इसके पश्चिम में क्रीमिया पेनिनसुला स्थित है। ब्लैक सी से संबंधित ओजो सागर का है वो कर्च जल संधि से होते हुए काले सागर से इसका संबंध रहता है। ये कर्च जल संधि है, स्टेट ऑफ कर्च है, यहां से होती है आप ब्लैक सागर में आ सकते हो, ये इसकी दिखाती है, देखो कर्च संधि से होते हुए। तो ये भी पता होना चाहिए। अटलांटिक महासागर में कैसे जाना है, तो ये देखो ये ओजो था, ओजो से आप कहाँ आ चुके, ब्लैक में आ चुके हैं, ब्लैक से आपका एजियन आएगा, एजियन से आप भूमध्य सागर में जा सकते हो, और भूमध्य सागर से आप अटलांटिक महासागर में जा सकते हो। ये लोकेशन सारी पता होनी चाहिए। यूपीएससी क्या करेगी, ऐसा रास्ता पूछेगी कि अगर मेरे को कहां से, अगर मेरे को ओजो सागर से होते हुए अटलांटिक महासागर तक जाना है तो बीच में कौन कौन से महासागर आएंगे, बीच में कौन कौन से महासागर आएंगे, कौन कौन सी जल संधियां आएगी, ये चीजें पता होनी चाहिए भाई साहब। आज ही जाके गूगल पे सर्च करोगे और मुझे जवाब दोगे, मुझे मैप बना करके भेजोगे। कैसा मैप बनाओगे, आप पूरा एक मैप बनाओगे, मैप में पूरा दिखाओगे कहां पर ओजो सागर है, कहां पे ब्लैक सागर है, कहां पे भूमध्य सागर है, पूरा मैप के माध्यम से मुझे बना करके दिखाओगे कौन सा है, कहां पर क्या है। ये उतला सागर है, उतला मतलब ज्यादा गहरा नहीं है, ज्यादा डीप नहीं है, ऊपर से ही है, ठीक है, औसत गहराई कम है। डॉन रिवर आती है, ठीक है, यहाँ पे लवणता कम है, डॉन रिवर वगैरह आती है, इसकी वजह से इसकी लवणता यानी कि सैलिनिटी कम है, ज्यादा खारा नहीं है। विशेष ठीक है, कुछ बंदरगाह के नाम है, मोरियापोलो है, बंद्रयांक्स है, यस्क है, ये नाम याद रखना, आईएमपी है, इंपोर्टेंट है, रट्टा लगा लो इस पे। ये जो 4 बंदरगाह है इसका नाम याद रख लो, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है ओजो सागर से कौन कौन सी बंदरगाह की सीमा लगती है, तो ये 4 बंदरगाह, मारियोपोल,
ये चारों के नाम रट लेना भाई, मैं कह रहा हूँ रट लेना, इंपॉर्टेंट है, रट लेना। यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक है, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन है वो एक्चुअल में पूछ लेती रहती है, कई बार पूछती रहती है, तो थोड़ा बहुत आइडिया इसके बारे में होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है वोल्बाकिया के बारे में। वोल्बाकिया क्या है? हाल ही में अल्फाबेट एक कंपनी है, अल्फाबेट जो गूगल की मूल कंपनी है, उन्होंने फ्लोरिडा और इसमें कुछ क्या हुआ है, संक्रमित नर मच्छरों को छोड़ने का प्रस्ताव दिया है। ये जो संक्रमित नर मच्छर है इसके बारे में बात की जा रही है। वोल्बाकिया क्या होता है? वोल्बाकिया एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला एक बैक्टीरिया है जो नेचुरली पाया जाता है। ये कई प्रकार के कीटों में, कीट होते हैं उसमें पाए जाते हैं, और एंडीज इजिप्टी यानी जो मच्छर होते हैं उनको प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता, जो कि डेंगू, जीका, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के लिए प्रमुख वाहक के रूप में कार्य करता है। ये रहा आपका वोल्बाकिया, ये आप रहा वोल्बाकिया। ठीक है, कैसे काम करता है? वायरस को रोकना। वोल्बाकिया मच्छरों के शरीर में डेंगू, जीका, चिकनगुनिया जैसे वायरस होते हैं, वायरसों की वृद्धि को रोकता है। इससे मच्छरों को रोग फैलाने की जो संभावना हो कम हो जाती है, मच्छरों की संख्या को कम करता है। ये डेंगू वगैरह को रोकने में प्रभावी हो सकता है। फिर से बताता हूं इसके बारे में। तो ये क्या है भाई, देखो ये एक वोल्बाकिया, ये क्या है? एक प्राकृतिक वायरस है। ये क्या है? एक प्राकृतिक बैक्टीरिया। ध्यान से देखो, वोल्बाकिया एक क्या है? प्राकृतिक बैक्टीरिया है। ठीक है सर, ये प्राकृतिक बैक्टीरिया करता क्या है? नेचुरल बैक्टीरिया है। करता क्या है? अगर इसे क्या मच्छरों में, अगर इसे मच्छरों में छोड़ दिया जाता है तो मच्छरों में जो क्षमता होती है, मच्छरों में जो क्षमता होती है बीमारी करने की, तो ये जो बीमार करने की क्षमता होती है उसे खत्म कर देती है। बीमारी फैलाने की क्षमता होती है मच्छरों के शरीर में, डेंगू, जीका, चिकनगुनिया, ये जो वायरस की जो वृद्धि होती है उसे रोक लेता है, उसे कम कर लेता है। इस वजह से इसका महत्व बहुत ज्यादा माना जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, वोल्बाकिया प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला एक बैक्टीरिया है। एक कई प्रकार के कीटों में पाया जाता है। एंडीज जो इजिप्टी मच्छर होता है वो प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है, जो कि डेंगू, जीका वगैरह के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर इसमें इस डाला जाएगा तो ये क्या करेगा? बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो ये वोल्बाकिया के बारे में आपको जानकारी याद होनी चाहिए, ये आपको जानकारी पता होनी चाहिए, क्योंकि साइंस एंड टेक का आर्टिकल है और यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछ सकती है। लास्ट आर्टिकल हमारा है मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली के बारे में। ये पर्सन इन न्यूज में है, और यूपीएससी पर्सन इन न्यूज अक्सर पूछती रहती है। कोई फेमस पर्सन वगैरह हो जो न्यूज में रहे हो तो यूपीएससी पूछ लेती है। तो कौन है मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली? तो मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली के बारे में बात करें, 1854 में इनका जन्म हुआ था, भोपाल में इनका जन्म हुआ था। अरबी फारसी वगैरह जानते थे, फ्रेंच वगैरह में भी जानते थे, इस्लामी पत्रकार थे और राष्ट्रवादी भी थे, देश के लिए बहुत सारी चीजें की थी। क्या क्या योगदान था इनका? इंडिया हाउस से जुड़ा हुआ था, लंदन में एक इंडिया हाउस नाम की संस्था बनी थी, इनसे इनका जुड़ाव था। गदर पार्टी से भी जुड़े हुए थे। कई सारी पत्रिका लिखी थी, जैसे कि जापान में द इस्लामिक फ्रेटर्निटी अल इस्लाम नामक पत्रिका इन्होंने लिखी थी। कई सारी पत्रिका लिखी गई थी। पैन आर्यन एसोसिएशन से भी जुड़े हुए थे। भारत की पहली निर्वासित सरकार 1915 में काबुल में जो सरकार बनी थी, जो महाराजा राजा महेंद्र प्रताप ने बनाई थी, तो उनमें भी ये क्या करे थे, उनमें भी मेंबर साथ में थे, प्रधानमंत्री इनको बनाया गया था। तो ये इनके बारे में जानकारी मौलाना बरकतुल्लाह के बारे में आपको याद होनी चाहिए। रट लो एक बार, है ना, ये रट्टा मारो जिंदाबाद वाला टॉपिक है, तो रट लो इसको। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए टिल बाय बाय। ध्यान रखो अपना, एंजॉय करो। थैंक यू सो मच।